अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं इसमें गुरुत्वीय गति के बारे में। गुरुत्वीय गति को जरा समझते हैं। गुरुत्वीय गति, जरा इस चीज को समझिएगा। गुरुत्वीय गति या इसको अपन बोलते हैं मुक्त गति। मतलब ये बुक में अपने को थोड़ा सा दे रखा है क्वेश्चन, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं। गुरुत्वीय गति को बोलते हैं ग्रेविटेशनल मोशन। ग्रेविटेशनल मोशन। और मुक्त गति को बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल, ठीक है। मुक्त गति इसी को बोला जाता है। जरा इस चीज़ को समझिएगा। इसमें होगा कुछ नहीं, होगा बस इतना ही कि जैसे एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को अपन ना छोड़ेंगे या एक पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो किसी कण को आप ऊपर से छोड़ते हैं या नीचे से फेंकते हैं तो अपने से ये पूछता है ना कि जैसे ऊपर से आपने छोड़ा तो हमसे ये पूछेगा कि इतनी दूरी तय कर लेता है, मान लीजिए 5 सेकेंड बाद, तो मान लीजिए कि 75 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तो हमसे ये पूछेगा कि 5 सेकेंड बाद उसका वेग कितना होगा, या ऐसा बोलेगा कि 5 सेकेंड के बाद वो कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपने सामने आएंगे, ठीक है। अब उसी चीज़ को समझना है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा जो हम बताने जा रहे हैं। अगर आप ऊपर की चीज़ों को पॉजिटिव मान लें, धनात्मक मान लें, तो नीचे वाली को आपको निगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर आप मान ले रहे हैं कि नीचे पॉजिटिव, तो ऊपर वाली चीज़ों को आपको निगेटिव मानना पड़ेगा। मतलब ऊपर की तरफ जितनी भी भौतिक राशियाँ होंगी उसे आप भौतिक राशि ना सदिश राशियाँ होंगी, उनको आप कैसा मानेंगे, निगेटिव। अगर आपने नीचे की तरफ पॉजिटिव मान रखा है, अगर आपने ऊपर पॉजिटिव मान रखा है तो नीचे आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। इसमें आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन, आपका आंसर गलत हो जाएगा। बुक में हो सकता है कि उसने ऐसा मान रखा हो और आप ऐसे सॉल्व कर लें, फिर भी आपका आंसर सही होगा। मतलब एग्जामिनर आपका आंसर बिल्कुल काटेगा नहीं। अगर जो भी आपके अगर क्लास टीचर भी काटते हैं तो आप उनसे एक बार बहस कर सकते हैं कि सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है कि आप ऊपर को पॉजिटिव मान लें तो नीचे को निगेटिव, और नीचे को पॉजिटिव मान लें तो ऊपर को आपको निगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही या यही, आप दोनों में से कुछ भी, ये अपने हाथ में है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप समझ गए। अब देखिए क्या है यहाँ पर, जैसे अगर हम बात करें तो एक होता है गुरुत्वीय त्वरण। अब जरा गुरुत्वीय त्वरण को देखिए। गुरुत्वीय त्वरण, इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये बोलते हैं। यहाँ पर ए की जगह हम जी पुट करते हैं। ए की जगह क्या पुट करते हैं, जी। और जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर आप ले सकते हैं, या इसे आप ले सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो आप ये ले सकते हैं और आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जरा आप देख रहे हैं ना, थोड़ा लाइट कट गई है, तो इसमें अभी आगे देखते हैं अपन। हाँ जी, चलिए। तो आपने ये देख लिया कि a बराबर जी अपन पुट करेंगे और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या उससे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी रख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें से दोनों में से आप कुछ भी रख दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके अगर बुक की बात है, अगर 9.8 दे रखा है तो आप कोशिश करेंगे कि 9.8 ही रखें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी देखिए, डिपेंड करेगा कि आप अगर हम बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई किसी कण को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर को पॉजिटिव ले लिए तो नीचे वाले को निगेटिव लेना पड़ेगा। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की तरफ लगता है। हमेशा किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो अगर आप नीचे वाली चीज़ों को अगर पॉजिटिव ले लेते हैं तो फिर आपको g की वैल्यू, यानी a की वैल्यू जो g है
उसे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर वाली चीज़ों को पॉजिटिव ले लेते हैं तो आपको a बराबर जो g दिख रहा है उसे हम निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि g हमेशा किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। नॉर्मली हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा गति का समीकरण है उसमें इसको डायरेक्ट पुट कर देते हैं, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। जैसे समझिए, पहले समीकरण की बात करें तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, तो हम यहाँ पर क्या करें, v इक्वल्स टू यू प्लस ए की जगह g पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, gt। तो अगर हम गुरुत्वीय गति या मुक्त गति की बात करें तो वहाँ पर हम a की जगह क्या पुट करेंगे, g पुट करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हम सेकेंड की बात करें तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, अब a की जगह क्या रखेंगे, g, तो ये आ जाएगा हाफ जी टी का स्क्वायर। तो गति का दूसरा समीकरण अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर ये पुट करेंगे। अगर हम गति के तीसरे समीकरण की बात करें तो v स्क्वायर बराबर ये आता है यू स्क्वायर प्लस 2a की जगह g, और यहाँ पर देखिए एक और चीज़, s की जगह अब h लिखने वाले हैं, s की जगह क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। तो कृपया करके ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम बात करें ऊपर या नीचे की तो दूरी, दूरी का मतलब हाइट, हाइट का मतलब ऊंचाई, दूरी को क्या लिखेंगे, ऊंचाई, और ऊंचाई को क्या लिखते हैं, हाइट। तो s के प्लेस पे हम h पुट करेंगे, तो क्या बन गया, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इस तरीके से ये तीनों के तीनों समीकरण आपको ध्यान रखने हैं। और क्या ध्यान रखेंगे, आपको समीकरण याद है, बस a की जगह g पुट कर दीजिए, इतना ही काम आपको करना है, ठीक है। चलिए, ये चीज़ अब आप समझ गए। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है बुक में, ज़रा उसे अपन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 121 पेज पे, पेज नंबर 121 पे आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। वो प्रश्न है, प्रश्न में ही है ये। चलिए देखिए, ये बोल रहा है कि किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब ज़रा समझिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि एक कोई पत्थर है, ठीक है, इस पत्थर को आप क्या कर रहे हो, ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, और कितने वेग से आप फेंक रहे हो ऊपर की तरफ, तो फेंक रहे हो आप 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। और यहाँ पर ये बोला है कि ये यहाँ पर बोला है कि जी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, जी हमेशा किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई। अब ये क्वेश्चन की बात समझिए, इस क्वेश्चन के देने का मतलब क्या है। आपने जैसे कोई पत्थर ऊपर की तरफ फेंका और ऊपर की तरफ फेंका, और आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आपने फेंका और ये अधिकतम इतना ऊपर गया, मान लीजिए यहाँ से आपने फेंका और ये अधिकतम इतना ऊपर गया, ठीक है। तो हमसे ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा और कितनी दूरी तय की गई है, यानी कि ऊंचाई बताइए। आप खुद देखिए कि हमने फेंका है कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन ये गया और यहाँ पे रुका है, उसके बाद वापस आएगा ना, तो यहाँ तक जाके ये क्या हुआ है, रुक गया है, और रुकने के बाद तो अधिकतम यहाँ तक गया है। तो यहाँ तक गया है, तो आप बात को ध्यान रखिएगा, जब किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं और वो जहाँ तक ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो जहाँ लास्ट आपको ऊपर दिखता है ना, वहाँ पर उसका अंतिम वेग 0 होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, वहाँ पर उसका अंतिम वेग 0 होता है। मतलब किसी पत्थर को फेंकें आप ऊपर और नीचे की तरफ वो तभी आएगा जब उसका अंतिम वेग 0 होगा, और अंतिम वेग 0 कहाँ होगा, वो अधिकतम ऊंचाई पर होगा। तो हम कहेंगे कि अधिकतम ऊंचाई पर v की वैल्यू क्या आ गई, 0। अधिकतम ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। आपको पता है कि a बराबर क्या है, g, और किधर की तरफ g लगता है, नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि ये बताइए
कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लगा है। तो अब ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। आपको u की वैल्यू दिया है कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड, v की वैल्यू दिया है 0, फिर a की वैल्यू आपको दिया है g यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर हम ये ले लेंगे। ठीक है, अभी पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव अभी हम आपको बता रहे हैं। t की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, तो ये हमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम रखेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हम समीकरण रखेंगे। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ये रखेंगे। v की वैल्यू क्या है? अच्छा, यहाँ पर अब ज़रा समझिएगा, हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ना, तो ऊपर को हम ले लेते हैं पॉजिटिव। अरे मान लो आप नीचे लेना चाहते हो, नीचे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की तरफ अभी मान लो कि हम ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो पॉजिटिव। तो ये बताओ कि ये किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ, तो ये किस में रहेगा? प्लस में। लेकिन अब यहाँ पर जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस आप जी टी लिखेंगे ना, अब ज़रा देखिए v की वैल्यू क्या है? 0, u की वैल्यू क्या है? 5। तो 5 को हम प्लस में ले लेते हैं, ऊपर की तरफ हमने क्या लिया? पॉजिटिव प्लस। अब g की वैल्यू, g किधर है? नीचे की तरफ लग रहा है, तो ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लिया, तो g को अब हमें लेना पड़ेगा माइनस में। तो ये -10 क्योंकि नीचे की तरफ है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -10 और t हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो 0 बराबर 5 माइनस प्लस माइनस और ये आ जाएगा 10t। 10t को इधर लाइए, माइनस है तो प्लस में होगा, और ये बराबर 5, तो t बराबर आपका आ जाएगा 5/10 यानी 1/2। जब भाग देंगे तो 0.5 सेकेंड आएगा। यानी कि हम ये कहेंगे कि अगर किसी पत्थर को फेंका जाता है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो वो 0.5 सेकेंड के बाद वो रुक जाएगा। क्या करेगा? रुक जाएगा। यानी कि अपने को पता चल गया कि अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने में 0.5 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, अब हमें दूरी बतानी है कि कितना, मतलब दूरी का मतलब कितना ऊपर तक ये गया है। अब इस चीज़ को बताना है। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप पीछे भी सॉल्व किए हैं, लेकिन फ़र्क बस ये है कि ये ऐसे था, अब ये ऐसे है, लेकिन उसी तरीके से सॉल्व होगा। बस आप माइनस प्लस लगाना अगर सीख जाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। आप इनमें से कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने ध्यान नहीं दिया था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर हमने बनाया था, तो यहाँ पर s के प्लेस पे हमने बताया था कि h लेना है। तो आप कृपया करके वहाँ पे थोड़ा ध्यान हमने नहीं दिया, तो माइंड मत करिए, आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, चाहे तो हम यही पुट कर सकते हैं, h इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5, समय कितना है? 0.5, तो 0.5 प्लस हाफ, जी की वैल्यू आप रखेंगे -10, तो यहाँ पर -10, और t का स्क्वायर, तो t की वैल्यू कितनी है? 0.5। एक काम करिए ना, 0.5 को 1/2 लिख दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। अरे हाफ जी टी का स्क्वायर, टी की जगह हमने 1/2 लिख दिया। अरे 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। तो h इज इक्वल्स टू 5 का गुणा करेंगे तो 25 आएगा, तो 2.5, 5 × 25 तो 2.5 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 1/2 गुणे 10 गुणे 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4, तो लिखेंगे 1/4। ठीक है, 2 × 10 ये आ जाएगा। ठीक, ये आपका आ गया है 2.5 माइनस 5/4, ये आ गया। ज़रा एलसीएम लीजिए, तो नीचे मन लिख सकते हैं, एलसीएम आएगा 4, 1 चौक को 4, तो 25 चौक को 100 यानी कि 10 आएगा। आप गुणा करके देख लीजिए, यही आएगा। माइनस 4 एकम 4, तो 5 एकम 5, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, तो 5/4 आएगा। 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1 बचा, तो 4 दूनी 8, 4 × 20, ये आ जाएगा। तो 1.25 मीटर ये आपका आंसर आएगा। मतलब आप इस पत्थर को फेंकेंगे
जो 0.5 सेकेंड में रेस्ट में आ जाएगा वो 1.25 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन आसान है। बस आपको क्या करना है, इसे ही तो ध्यान रखना है कि अगर आपने इसको ऊपर की तरफ प्लस में ले लिया तो जी को फिर किस में लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम किसी पत्थर को छोड़ते तो पत्थर की तरह नीचे, तो आप नीचे को प्लस ले लीजिए तो जी वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक, इतना ही करना था। तो ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए, अगर ये सारी बात समझ में आ गई तो अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा है जिसको हम बोलते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। जरा उस चीज़ की परिभाषा आप देख लीजिए, उसमें बहुत कुछ अपने को नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ना है, तो वो टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। हमारी हेडिंग है वृत्तीय गति, जिसको बोला जाता है सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति को क्या बोलते हैं अपन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इसे समझिए कि सर्कुलर मोशन को, जैसे क्या है कि ये, जैसे अगर बात किया जाए तो ये आपका कैसा पथ है, आयताकार। मान लीजिए कि कोई कण है, यहाँ से चलना शुरू किया है और ऐसे ऐसे चल रहा है, इस तरीके से ये ऐसे, और फिर ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे चला, यहाँ से ऐसे चला, ऐसे आया, तो इसका पथ कैसा है, आयताकार पथ है। अगर हम बात करें कि कोई कण है जो ऐसे चल रहा है, तो यहाँ से चला ऐसे, फिर यहाँ पहुँचा, यहाँ से ऐसे, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से ऐसे यहाँ पर पहुँचा, तो इसका पथ कैसा है, त्रिभुजाकार है। उसी तरीके से अगर कोई कण यहाँ से चलता है और ऐसे चलते 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 ऐसे आता है और यहीं पे फिर आ जाता है, तो ये जो पथ है इसको बोला जाता है वृत्ताकार पथ। तो इसके रास्ते को, जो कण ने ये रास्ता कवर किया है, इस कण के पथ को बोला जाता है वृत्ताकार पथ। वृत्ताकार पथ ये बोला जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे गति कर रहा है, तो उसके इस प्रकार के गति को वृत्तीय गति कहते हैं। उसके इस प्रकार के गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, अब हमसे पूछेगा कि एक समान वृत्तीय गति क्या होता है। देखिए ये आप समझ गए, एक समान वृत्तीय गति, हम कहते हैं कि अगर कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से गति करता है, तो उसके एक समान वेग या एक समान चाल से गति करता है, तो उसके इस प्रकार के गति को हम कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। वहीं पर अगर कहें असमान वृत्तीय गति, तो वो क्या होगा, तो हम कहते हैं कि अगर कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर किसी वृत्तीय पथ पर असमान चाल या असमान वेग से गति कर रहा है, तो उसके इस प्रकार की गति को बोला जाता है असमान वृत्तीय गति। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसमें ना अगर आपसे कभी पूछ दे कि अगर कोई कण है यहीं से, यानी कि ए पॉइंट से चला और फिर ए पॉइंट पर आ गया, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो हम कहते हैं कि दूरी जो होगी, आप देख रहे हैं कि ये वृत्तीय पथ है, और वृत्तीय पथ यानी कि अगर इसकी त्रिज्या अगर हम r ले लें, अगर इसकी त्रिज्या r ले लें, पथ कैसा है, वृत्ताकार पथ है, त्रिज्या अगर हमने r ले लिया, तो इसकी जो दूरी होगी वो परिधि के बराबर होगी। हालांकि ये चीज़ आप पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, और किसी वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई कण यहीं से चला था और यहीं पर आ गया, ठीक है, तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो 2πr के बराबर होगी। किसके बराबर, 2πr के बराबर होगी। कहानी समझ में आ गई। तो ये हो गया।
अगर आपसे भूल के, मतलब भूल के क्या, जानबूझ के अगर विस्थापन पूछ देता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ज़ीरो होगा। अगर कोई कण यहीं से चला और फिर यहीं पर आ गया तो आपको पता है कि विस्थापन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछ देता है कि कोई कण ए से बी पर पहुंचता है तो आप दूरी बताओ, यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है तो आप कण के द्वारा तय की गई दूरी बताओ। तो दूरी देखिए, चला उस कण ने ऐसे, इस तरीके से ऐसे चला और यहाँ पर पहुँचा, तो दूरी क्या हो गई, पूरे का आधा। तो हम क्या कर देंगे, बाई 2, अरे ये नया है तो ये पाई आर हो जाएगा। लेकिन अगर विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। तो अगर विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सरल रेखीय दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो ए से बी तक की दूरी आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r के बराबर। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर आएगा, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये पोर्शन, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ग्राफ के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, उनको हम अलग वीडियो में कवर करा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर बात करें तो ये फाइनली हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होगा, लेकिन ग्राफ अभी आपका बच रहा है, जो ग्राफ हम अलग से कराएंगे, ठीक है। तो चलिए जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।